Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. Today we are going to start chapter number 3, which is S-block elements. In this chapter we will discuss the properties of S-block elements. First of all, S-block को हम S ब्लॉक एलिमेंट्स को S ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, इसका रीज़न हम चैप्टर नंबर 1 में देख चुके हैं कि ब्लॉक आपके पास हमेशा क्या चीज़ डिसाइड कर रही होती है किसी भी एलिमेंट का, उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस सब शेल के अंदर मौजूद है वो उस एलिमेंट का ब्लॉक डिसाइड करता है। अगर जो आपके पास लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एंटर है S सब ऑर्बिटल के अंदर, तो आपके पास जो उसका ब्लॉक बनेगा वो S ब्लॉक बनेगा। तो S ब्लॉक आपके पास जो पीरियोडिक टेबल के स्टार्टिंग के 2 ग्रुप्स हैं वो दोनों आपके पास S ब्लॉक के अंदर आते हैं। इसमें आपके पास ग्रुप 1A और ग्रुप 2A दोनों आ जाते हैं। ग्रुप 1A एलिमेंट्स को आप अल्कली मेटल्स कहते हैं, जबकि ग्रुप 2 एलिमेंट्स को आप अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। इसका रीज़न ये है कि अल्कली मेटल कहने का रीज़न इनका ये है, अल्कली मीन्स आपके पास हम सिंपल किसी बेस को कहते हैं। जो आपके पास जितने भी इसके मेटल्स हैं या एलिमेंट्स हैं ये आपके पास हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म करते हैं विच आर सॉल्युबल। सिमिलरली जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं इनके एलिमेंट्स या इनके मेटल्स भी जो है वो हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म करते हैं, बट जो इनके हाइड्रोक्साइड्स हैं वो स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं, यानी कि पार्शली सॉल्युबल हैं, कम्प्लीटली सॉल्युबल वाटर के अंदर ये नहीं होते। इसके अलावा ये जो एक एडिशन है यहाँ अर्थ की, ये इस वजह से है कि ये इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स, ये मेटल्स या ये एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ देयर ऑक्साइड्स अर्थ के अंदर पाए जाते हैं। अगर आप एलिमेंट्स को देखें तो फर्स्ट ग्रुप में आपके पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम आ जाता है। सिमिलरली सेकेंड ग्रुप के अंदर आपके पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम आ जाता है। ये जो दोनों ग्रुप के लास्ट एलिमेंट्स हैं यानी कि फ्रेंशियम एंड रेडियम बोथ आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ओके, जो फर्स्ट ग्रुप को अगर आप देखें तो इनकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन आपके पास क्या होती है, NS1, जबकि 2A की आपके पास ये सेकेंडरी ग्रुप के आपके पास होती है NS2। प्रॉपर्टीज़ अगर आप इन जनरल इन दोनों ग्रुप्स की या इस ब्लॉक के एलिमेंट्स की डिस्कस करें तो ये अच्छे मेटल्स हैं, दे आर गुड मेटल्स, ईजिली दे कैन डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन्स। इसके अलावा यूजुअली जो टाइप ऑफ बॉन्डिंग ये करते हैं उसमें आपके पास मेजर जो है इनके कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से जब ये कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं तो ये आपके पास कलरलेस कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। समटाइम्स लाइक आपके पास बेरिलियम हो गया ये और मैग्नीशियम है आपके पास, ये कोवलेंट कंपाउंड्स भी फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से समटाइम्स जो आपको कंपाउंड मिलेंगे वो आपको कलर्ड कंपाउंड इनके मिलेंगे। इसके अलावा जो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जो 2 एलिमेंट्स इन ब्लॉक के हैं यानी कि लिथियम एंड बेरिलियम, ये जो इनके रिमेनिंग ग्रुप मेंबर्स हैं इनसे इनकी प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा जो है वो डिफरेंस पाया जाता है, दे डिफर। उसका रीज़न आपके पास क्या है, और ज़्यादा जो इनकी रिजेम्बलेंस है, लिथियम की रिजेम्बलेंस जो एक ग्रुप में जब भी कभी हम सिमिलर ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आपके पास प्लेस किए जाते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती हैं। तो इस रूल के अकॉर्डिंग तो लिथियम की प्रॉपर्टीज़ बाकी रिमेनिंग जो इसके ग्रुप मेंबर हैं उससे मिलनी चाहिए, लेकिन होता यह है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा जो है वो इसके डायगोनल मेंबर मैग्नीशियम से मैच करती हैं, और बेरिलियम इसका डायगोनल मेंबर जो ग्रुप 3A का एलिमेंट है एल्यूमिनियम, उससे जो है आपके पास रिजेम्बल कर रही होती हैं। तो इस रिलेशनशिप को डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। इसका रीज़न आपके पास ये है कि जो साइज़ है लिथियम का वो बहुत स्मॉल होता है, साथ में बेरिलियम भी, क्योंकि अभी हम अब देखेंगे कि जब जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, मतलब टॉप टू बॉटम एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं, तो आप देखते हैं कि साइज़ में जो है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है, मतलब जो साइज़ का इफेक्ट है वो आपके पास डाउन द ग्रुप आते हुए बढ़ रहा होता है। तो साइज़ क्योंकि ये सबसे पहला है, सबसे टॉप पर मौजूद है इस ग्रुप में, तो उसका साइज़ सबसे स्मॉल होगा कंपैरेटिवली जो बाकी एलिमेंट्स हैं रिमेनिंग एलिमेंट्स उनसे, तो साइज़ बहुत स्मॉल होता है इसका भी। और क्योंकि ये अपने ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है तो रिमेनिंग जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके कंपैरेटिवली जो बेरिलियम का साइज़ है वो भी बहुत स्मॉल होता है। स्मॉल साइज़ की वजह से जो इनकी चार्ज डेंसिटी है वो जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। साइज़ स्मॉल
होने की वजह से चार्ज डेंसिटी पे क्या इफेक्ट आ रहा है? बेसिकली चार्ज डेंसिटी आपके पास रेशो होता है चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज और वॉल्यूम के दरमियान ये रेशो है। इट मीन्स कि आपके पास अगर साइज किसी एटम का स्मॉल है तो इसका जो न्यूक्लियर की फोर्स होगी या पावर होगी वो ज़्यादा जो है वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या जो वैलेंस शेल है उस तक ज़्यादा होगी, जबकि यहाँ पर जो आपके पास जो चार्ज है, अगर चार्ज यहाँ पर देखा जाए, अगर इसके पास भी चार्ज दोनों का अगर सेम है फॉर सपोज, लेकिन जो साइज़ है दोनों एटम्स का वो क्या है आपके पास डिफरेंट है। इसका साइज़ स्मॉल है, इसका साइज़ लार्जर है, तो इसकी जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं या चार्ज डेंसिटी है वो कंपैरेटिवली इस वाले के कम हो जाएगी क्योंकि साइज़ बड़ा हो गया। इसका जो होल्ड है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है, जबकि यहाँ दूर हो जाने की वजह से जो साइज़ बढ़ जाने की वजह से जो डिस्टेंस है वो बढ़ गया, और डिस्टेंस बढ़ने की वजह से जो न्यूक्लियर की फोर्स है या जो न्यूक्लियस का होल्ड है इलेक्ट्रॉन्स पर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, वो जो है वो आपके पास कम हो जाता है। ये जो चार्ज डेंसिटी की कंडीशन आती है इसको हम स्टडी करते हैं जब आयंस की फॉर्मेशन हो जाती है। चार्ज डेंसिटी को आप रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। ओके, स्मॉल साइज होने की वजह से जो चार्ज डेंसिटी है वो आयंस की यहाँ पर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो प्रॉपर्टीज़ हैं लिथियम और बेरिलियम की वो डिफ़र करती हैं रिमेनिंग जो है वो इसके ग्रुप मेंबर्स के साथ। अब हमने वन बाय वन जो है वो ग्रुप ट्रेंड्स को डिस्कस करना है। ग्रुप ट्रेंड्स आपके पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो एक ग्रुप के अंदर फॉलो हो रही होती हैं, या तमाम जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर आप उन प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर सकते हैं। तो वह सबसे पहले जो आपके पास है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब आपके पास कोई एटम जो है वो कितनी फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करेगा, चाहे वो उसका अपना इलेक्ट्रॉन हो या वो किसी दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन हो, तो ये उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। यूजुअली हम इसको कब देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को? जब हम बॉन्डिंग को देख रहे होते हैं, जब हम केमिकल बॉन्डिंग को स्टडी करते हैं तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट को वहाँ ज़्यादा जो है वो स्टडी करते हैं। अगर किसी एटम की जो फोर्स है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की, चाहे वो उसके अपने इलेक्ट्रॉन हो या वो किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन हो, अगर वो फोर्स ज़्यादा है तो हम कहते हैं कि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, उसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है जितने भी एलिमेंट्स आपके पास अब तक डिस्कवर हो चुके हैं। और अगर किसी एटम की जो फोर्स है किसी अपने इलेक्ट्रॉन को और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, होल्ड करने की, अगर वो कम है तो हम कहते हैं कि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है या इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। तो आपके पास जो फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ जो है वो कंपैरेटिवली जो रिमेनिंग आपके पास ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल के उनसे जो है वो कंपैरेटिवली लेस है। इसीलिए ये अच्छे मेटल्स हैं, इजीली जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपने यूज़ कर देते हैं। हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को या जितने भी हम ग्रुप ट्रेंड्स हैं उनको दो तरीके से स्टडी करते हैं कि एलिमेंट्स के अंदर टॉप टू बॉटम जब आप देखें, यानी कि एक ग्रुप के अंदर आप टॉप टू बॉटम स्टडी करते हुए हैं, या फिर लेफ़्ट टू राइट आप स्टडी करें कि एलिमेंट्स में लेफ़्ट टू राइट क्या इफेक्ट आ रहा है प्रॉपर्टीज़ के अंदर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप जब आप मूव करते हैं तो वो ग्रेजुअली डिक्रीज होती रहती है, और लेफ़्ट टू राइट जब आप मूव करते हैं तो वो ग्रेजुअली इंक्रीज होती रहती है। अगर आप देखें इट मीन्स तो जो लिथियम है वो सबसे लेस जो है वो आपके पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, सोडियम उससे कम, पोटेशियम मज़ीद कम, रुबिडियम मज़ीद कम, सीजियम उससे भी ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो लो हो जाएगी। इसका जो ताल्लुक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो आपके पास है साइज़ पर डिपेंड करता है। हमने क्या देखा, आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि टॉप टू बॉटम आते हुए साइज़ हमेशा डिक्रीज़ होता है, और लेफ़्ट टू राइट जब आप एलिमेंट्स को देखेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर तो लेफ़्ट टू राइट जाते हुए साइज़ हमेशा इंक्रीज़ होगा। लिथियम का साइज़ सबसे छोटा
सोडियम का उससे बड़ा, फिर पोटेशियम का मज़ीद जो है वो साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। फॉर सपोज लिथियम का साइज़ ये है, सोडियम का ये, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम एंड रेडियम को हम स्टडी एसेस नहीं करते क्योंकि ये दोनों रेडियो एक्टिव हैं। तो साइज़ बड़ा होने की वजह से अब आप देखें क्या इफेक्ट आ रहा है। दो एटम्स को हम कंपेयर करके देख लेते हैं। एक फॉर एग्जांपल एटम ये है, एक एटम आपके पास ये वाला है। तो अब अगर मैं आपसे ये कहूँ, ये जो न्यूक्लियस है सेंटर में, मतलब प्रोटॉन सेंटर में मौजूद है जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन आपके पास शेल्स के अंदर मौजूद है जो कि नेगेटिवली चार्ज है। सिमिलरली यहाँ भी ऐसा ही है फॉर सपोज। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि न्यूक्लियस ने इस वाले एटम के ज़्यादा अच्छा अपने इलेक्ट्रॉन को होल्ड किया हुआ है या इस एटम के न्यूक्लियस ने अपने इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अच्छा होल्ड किया हुआ है, तो आप कहेंगे कि क्योंकि इस एटम का में जो न्यूक्लियस का डिस्टेंस है इसके इलेक्ट्रॉन के साथ वो कम है, इसलिए इसकी ग्रिप अपने इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा अच्छी होगी, जबकि इस एटम का जो डिस्टेंस है इसके इलेक्ट्रॉन से वो कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो इसकी जो ग्रिप होगी इसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो थोड़ी सी जो है वो कम हो जाएगी। तो आपके पास साइज़ इस तरीके से मैटर करता है जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को स्टडी कर रहे होते हैं। तो डाउन द ग्रुप आते हुए साइज़ हमेशा जो है वो इंक्रीज़ होगा, तो जो फोर्स है या होल्ड है न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो वीक होता जाता है और आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती रहती है। लेकिन जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं तो साइज़ जो है वो स्मॉल होता जाता है, मतलब साइज़ डिक्रीज़ होगा। साइज़ मैंने क्या कहा आपसे कि सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया, साइज़ टॉप टू बॉटम आते हुए इंक्रीज़ और लेफ़्ट टू राइट जाते हुए डिक्रीज़ हो रहा है। तो आपके पास साइज़ जो है वो लेफ़्ट टू राइट जाते हुए डिक्रीज़ हो रहा है। इट मीन्स कि आपके पास जो लिथियम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू बेरिलियम, क्योंकि बेरिलियम का साइज़ लिथियम से भी ज़्यादा छोटा होगा। इसका रीज़न ये है कि जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर तो आपका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो जो है वो इंक्रीज़ हो रहे होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज़ होने का मतलब क्या है, न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज है वो बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। अब फॉर सपोज ये दो एटम्स हैं, इन दो एटम्स को अगर हम कंपेयर करें तो अगर आप देखें तो मैंने यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज बनाया है और यहाँ दो पॉजिटिव चार्जेस बनाए हैं। इसका मतलब जो प्रोटॉन नंबर हैं वो इसके लेस हैं और इसके ज़्यादा हैं। तो अब जो अट्रैक्शन है वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के दरमियान आपने देखनी है। तो अगर हम यहाँ इस केस में देखें तो जितना ज़्यादा, फॉर सपोज यहाँ दो ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन था, जितना ज़्यादा आपके पास चार्ज मौजूद होगा अपोजिट चार्ज उतनी ही ज़्यादा अट्रैक्शन होगी। जितना ज़्यादा आपके पास अपोजिट चार्ज है, अपोजिट चार्ज ज़्यादा, तो अट्रैक्शन भी ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ एक ही पॉजिटिव एक ही नेगेटिव है, जबकि यहाँ दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव आ गए, तो अट्रैक्शन यहाँ ज़्यादा होगी। तो अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से इनका जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज़ हो जाता है, ये ज़्यादा करीब आ जाते हैं अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से, जिसकी वजह से साइज़ जो है एटम का वो श्रिंक हो जाता है थोड़ा सा, या छोटा हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। तो इसीलिए हमेशा जब भी आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज़ स्मॉल हो रहा होता है और आपके पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज़ हो रही होती है, क्योंकि चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज भी आपके पास बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, तो जो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होने की वजह से फोर्स, पॉजिटिव फोर्स बढ़ रही है, न्यूक्लियस की फोर्स बढ़ रही है अपने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, और वो ईजिली अपना इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं होने देता, और जो दूसरे इलेक्ट्रॉन उसके सराउंडिंग में आते हैं अगर उसको उनकी नीड है तो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। नेक्स्ट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी। ये आपके पास क्या होती है, सिंपल, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन गैसियस स्टेट। किसी भी एटम में से उसका, फॉर सपोज ये एक एटम हमने बनाया है और ये इसका इनर शेल है और ये इसका आउटर मोस्ट शेल है जिसको आप वैलेंस शेल कहते हैं। फॉर सपोज
मुझे इस एटम में से इलेक्ट्रॉन लूज करवाना है। तो न्यूक्लियस की फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पर भी मौजूद है और इस इलेक्ट्रॉन पर भी मौजूद है, लेकिन क्योंकि जो इनर शेल है उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से कम है और आउटर शेल का न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, तो ग्रिप या होल्ड न्यूक्लियस की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर है और थोड़ी सी कंपैरेटिवली वीक किसके ऊपर है, जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है या आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है। तो हमेशा जब भी इलेक्ट्रॉन इमिट करवाया जाता है तो सबसे बाहर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन इमिट करवाया जाता है ताकि कम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करके इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकलवा लिया जाए। हमेशा जब कभी भी इलेक्ट्रॉन को किसी एटम में से उसके शेल में से बाहर निकालवाना है तो आपको उसको एक्साइट करना पड़ता है, उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी देने से ये निकल जाएगा, जबकि अगर इसको यहाँ से बाहर निकालना है तो कंपैरेटिवली मुझे मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इसको इमिट करवाने के लिए। ओके, तो अगर आप देखें फर्स्ट डे ग्रुप और सेकेंड डे ग्रुप के अंदर आयनाइजेशन पोटेंशियल का ट्रेंड, तो ये डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप और इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट जाते हुए। वही सारी बात है, साइज यहाँ भी मैटर कर रहा है। फॉर सपोज डाउन द ग्रुप आते हुए आप देख रहे हैं साइज इंक्रीज हो रहा है और लेफ्ट टू राइट जाते हुए साइज जो है वो आपके पास फर्दर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो आपके पास हम ट्रेंड स्टडी कर रहे हैं ये तकरीबन पूरे पीरियड टेबल को जो है इसको फॉलो करता है। तो साइज क्योंकि यहाँ छोटा है तो इसका इलेक्ट्रॉन अगर मुझे इमिट करवाना है तो मुझे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो इसके इलेक्ट्रॉन को इमिट करवाने के लिए जो एनर्जी मैं प्रोवाइड करूँगी उससे डिफरेंट होगी। इसका इलेक्ट्रॉन निकलवाना कंपैरेटिवली मुश्किल है, इसका कंपैरेटिवली आसान है। तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी इस एटम को देनी पड़ेगी, उससे कम इसको, उससे कम इसको और उससे कम इसको। जबकि अगर आप इस तरफ देखें इसका इलेक्ट्रॉन इमिट करवाना कंपैरेटिवली इससे ज़्यादा मुश्किल है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको यहाँ देनी पड़ेगी। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि डाउन द ग्रुप जाते हैं जब आप टॉप टू बॉटम तो डिक्रीज हो रही है और लेफ्ट टू राइट जाते हुए अमाउंट ऑफ एनर्जी इंक्रीज हो रही है। यहाँ मैंने आपके पास दो चीज़ें लिखी हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। जो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल है फर्स्ट डे ग्रुप और सेकेंड डे ग्रुप दोनों की वो लो है, जबकि जो सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल है फर्स्ट डे ग्रुप और सेकेंड डे ग्रुप की दोनों की जो है वो हाई होती है। फर्स्ट आईपी का मतलब आप देखिए क्या है, ये मैंने एक एटम ड्रॉ किया। फॉर सपोज ये फर्स्ट डे ग्रुप का कोई एलिमेंट है लिथियम 3, इसके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अगर मैं इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन इमिट करवा लेती हूँ तो ये इसकी फर्स्ट आईपी कहलाएगी। जो एनर्जी मैंने इसको प्रोवाइड की इसका पहला इलेक्ट्रॉन निकलवाने के लिए, मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकलवाया, तो वो फर्स्ट आईपी कहला रही है। उसके बाद मैंने कहा कि मुझे मज़ीद एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है तो मुझे मज़ीद एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो वो इसकी सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाएगी। तो ये जो फर्स्ट आईपी है वो लो है, सेकेंड हाई है। मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गई होगी बात कि जो डिस्टेंस था इसका वो ज़्यादा था न्यूक्लियस से कंपैरेटिवली इस इलेक्ट्रॉन के, तो इसको निकलवाने के लिए जो एनर्जी हमने प्रोवाइड की वो कम एनर्जी थी, कम एनर्जी से वो निकल गया, जबकि इसको जो एनर्जी हमने प्रोवाइड करी वो कंपैरेटिवली हाई थी, ज़्यादा थी। रीज़न यही है डिस्टेंस, और दूसरा ये कि एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाने की वजह से जो चार्ज है न्यूक्लियस का वो अब इस इलेक्ट्रॉन पर तो है ही नहीं, तो वो सारा चार्ज जो जिस फोर्स से इसको इसने होल्ड किया हुआ था वो सारी फोर्स अब कहाँ अप्लाई होगी, इन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो ये इनको मज़ीद जो है वो टाइटली होल्ड कर लेंगे ताकि मज़ीद जो है वो यहाँ से ये रिमूव ना हो सकें, या मुश्किल से रिमूव हो, ईजिली रिमूव नहीं होने देते एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाने के बाद। तो अब जो फोर्स पहले न्यूक्लियर फोर्स 3 इलेक्ट्रॉन पर डिवाइडेड थी अब सिर्फ 2 पर रह गई। तो हमेशा जो सेकेंड आईपी होगी किसी भी एलिमेंट की वो कंपैरेटिवली हमेशा हाई होगी। तो इंशाल्लाह जो रिमेनिंग आपके पास फ्रेंड्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।